हाय फ्रेंड, मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि भगवान आपकी हर इच्छा मुराद पूरी करे और ईश्वर करे आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। और आपकी प्रार्थना और आपकी दुआ और इतने अच्छे अच्छे कमेंट देखकर हमें भी सुख शांति मिलती है, खुशी मिलती है। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने नीलम गुप्ता की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी में अभी तक बने हुए हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। और आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक भाई ने कमेंट किया है कि नीलम जी, आपने जेल से निकलने के बाद शादी की है और जेल में कितने साल आप गुजारे हैं, क्यों गुजारे हैं? आप तो नाबालिग थी, आपको छुड़ाया क्यों नहीं गया? तो भाई मेरे में सारे प्रश्न का उत्तर देंगे, बारीकी बारीकी हर प्रश्न का बारीकी से उत्तर देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। और एक भाई ने कमेंट किया है कि मैडम आपकी हंसी में दर्द नहीं दिखता है। तो भाई मेरे, ज़रूरी नहीं कि जो हंसता है कि उसके अंदर दर्द नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है जीवन में। और हम हर वीडियो में आपसे यही कहते हैं कि मेरी हंसी पे मत जाइए, क्योंकि हंसना ही मेरा स्वभाव बन गया है। चाहे मैं गम में हूँ चाहे दुखी, मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं हंसूँ या मैं रोऊँ या अपने मुकद्दर को कोसूँ। तो हम अपने मुकद्दर को कोसना नहीं चाहते। आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम आप लोगों के हर उत्तर का जवाब देंगे, लेकिन धैर्य से, हर वीडियो में बारीकी बारीकी से। तो आज मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया है, कल वाली वीडियो में, कि मेरी निर्भय गुजर से शादी किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, यहाँ तक तो आपको हमने बता दिया है। तो और जब शादी होके निर्भय से हो गई, उसके बाद सुबह के सवेरे के 5 बज रहा था और मैं लहंगा ही पहने थी। मुझे तो पता भी नहीं था, जितना वजन मुझ में नहीं था उतना लहंगे में था। और पुलिस से उस समय गोली चल गई और दोनों बीच में बढ़िया भीषण गोलीबारी हुई। तो हम सोचे कि शायद ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं। तो हम, पता है, मतलब गैंग की तरफ ना छोड़कर मैं पुलिस की तरफ भागी थी, ये सोचकर कि शायद ये लोग मेरी मदद करेंगे, ये लड़की देखकर। लेकिन वहाँ तो उल्टा ही हो गया कि वो लोग हम ही पे फायरिंग करने लगे। लेकिन मेरा भाग्य इतना तेज़ था कि मौत मेरे नसीब में नहीं थी दरअसल। तो वहाँ पर क्या हुआ, मतलब ऐसी गोली बनी तो हमारा पैर सरकना हुआ और मैं गिर पड़ी नीचे से। गैंग के लड़के मुझे उठा ले गए, बोले कि आप उधर कहाँ जा रही, उधर तो पुलिस से गोली चल रही है, आप इधर चलिए। तो मतलब मैं कुछ समझ भी नहीं पाई, सोच भी नहीं पाई, और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी। उस दिन आपको बता देते हैं कि पहली बार मुझे 24 घंटा पानी नसीब नहीं हुआ था। वो झटपटाहट हो रही थी शरीर में कि मैं करूँ तो क्या करूँ, या तो पुलिस की गोली लग जाए, भगवान मौत दे। अब तो सारा जीवन लगता है यहीं पे मेरा ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन कहते हैं ईश्वर जिसको रख सके उसको मारने वाला कहाँ कोई पैदा होता है। जैसे तैसे उस जंगल को छोड़कर, जहाँ शादी हुई उस जगह को छोड़कर, कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल चलते 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 पैर में एकदम थकान सी हो गई। फिर खरगोईपुरा के जंगल से निकलने के बाद हम लोग जमुना का जंगल पार कर दिए। इतना चले रात भर, दिन से गोली चलने के बाद, इतना चलने के बाद पूरी रात गुजर गई चलते चलते। हम कहे भगवान, सब तो अपने अपने घर में चादर ओढ़ के सो रहे होंगे, एक मेरा नसीब ऐसा है कि इन कांटों में, इन पत्थरों में बस न नींद न चैन। और आपको एक चीज़ बताऊँ कि सच में इतना नींद आती थी कि समझ नहीं आता कि मैं कहाँ लेट जाऊँ, कहाँ सो जाऊँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब चलते चलते थकान हो गई, और चंबिल का जो रेत होता है, चंबिल का रेत, तो उसमें कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप की पैदा हो जाती हैं, पौधे टाइप के। और थकान के मारे वहाँ, मतलब मैं, वो लोग सब आराम रेस्ट करने के लिए बैठ गए और मैं वहीं पर सो गई। आपको बताऊँ, मैं वहीं पे सो गई, और जब सो गई तो पूरा गैंग मुझे छोड़कर निकल गया। और जब मेरी आँख खुली 1 घंटा के बाद, मैंने कहा, अरे सब लोग गए कहाँ हैं? और हम तो यहाँ नदी के किनारे हैं। मुझे तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल पानी, रेत और जानवर की आवाज़ है। फिर जब मैं उठी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं 10-15 कदम चली, तब देखा कि एक टॉर्च लगाता हुआ मुझे ढूंढता हुआ कोई आ रहा। तो पता चला वो निर्भय गुजरी मुझे ढूंढ रहा था। हम आपको एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं। तो हमने क्या, आप लोग हमें छोड़ के चले गए थे। तो जैसे हाँ, एक लोग कमेंट और किए हैं कि मैडम
आपने इतनी अच्छी वहाँ पर उनकी भाषा कैसे सीख ली? तो हम भाई मेरे बता दें कि जैसे हम लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, तो जैसे आप करके बात करते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। तो वहाँ अगर आप करके बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा होता था कि उस चीज़ को मज़ाक बनाते थे लोग, कि देखिए मैडम जी आई हैं पढ़ाने के लिए, मैडम जी स्कूल से पढ़ के आई हैं। तो लोग मतलब कमेंट कसने लगते थे। तो वहाँ की लैंग्वेज क्या थी आपको बताएँ? कि जैसे हम लोग आप करके बात करते तो वहाँ कहते थे भोसड़ी की मादरचोद जुकाम कर ल्यो, ऐसे गाली सिखाते थे। तो अब आप लोग ये सोचो 2 साल में मैंने उन लोगों की तीसरी लैंग्वेज। तो जब एक चीज़ बताइए, बच्चा शुरुआत से पढ़ाया जाएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, तो आप भी उसी माहौल में ढल जाओगे। अब हमने लंबा समय उनके साथ मतलब 2 साल गुजारा है, और बार-बार जैसे आप करके बात करिए किसी को, उसको टोकते थे, ऐसे नहीं, ऐसे बोल। और जैसे मतलब लड़कों से अगर हमको भी तो निर्भय का कहना था कि तुम इस गैंग की तरफ से शादी करने के बाद गैंग की मालकिन हो गई तो उसका ओहदा बड़ा हो गया है, तो तुमको गैंग के डीलर की तरह बात करना चाहिए। अब मैं तो ज़रा सी, मुझसे बड़े बड़े सब आदमी, तो हम उनसे कैसे, कोई दद्दा लग रहा है, कोई मामा लग रहा है, कोई चाचा लग रहा है, कोई भाई जैसा लग रहा है कोई। अब उनसे सबसे छोटी उम्र के 13-14 साल के हम, 13 साल के, और वे इतनी उम्र के हुए हमको मालकिन बोल रहे हैं, मैडम जी बोल रहे हैं, मम्मी जी बोल रहे हैं। तो बड़ा अटपटा लगता था ये चीज़, ये सब मुझे बल्कि बड़ा अटपटा लगता था। हम कहते बताइए कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तो जैसे कहने लगे कि हमने एक दिन कह दिया निर्भय से कि हमको प्लीज़ अपने घर छोड़ दीजिए। तो कह रही यहाँ प्लीज़ प्लीज़ नहीं होत है। यहाँ निर्भय की आपको बताएँ भाषा कैसी थी, एकदम मतलब भयंकर। एक तो आँखें इतनी लंबी डरावनी थी उनकी, बहुत ही डेंजर आँख थी उनकी, और उससे ज़्यादा उनकी डेंजर उनकी भाषा थी। जो उनकी मतलब भाषा जो बिहार की थी, तो क्या कहते, अरे भोसड़ी के तुम्हारी माँ का चोद ऐसे पूछा करें, तो अच्छा खासा आदमी मूत जाए, उनकी गाली सुनकर मूत जाते थे, इतना भयंकर आवाज़ निकालते थे। तो अभी जैसे मैंने आपको वीडियो में इतना बताया है, तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए, और नीलम गुप्ता की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी से सारी व्याख्या आप सुनते रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में जब आप लोग मेरे लिए अच्छा कमेंट करते हैं। और भाई मेरे किसी का दर्द उनकी हंसी से नहीं तोलना चाहिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सीने में दबाए रखे हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने आजमगढ़ में शादी क्यों की, किन परिस्थितियों में की। और कभी-कभी बस इतना ज़रूर आपको बता दें, अगर समझनेदार होगा तो समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है, कि किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता है। जो मुकद्दर में गम लिखा होता ना, चाहे वो शादी करो या मत करो, उसको वो झेलना ही पड़ता है। तो आज मेरे अंदर जो दर्द है, तो हम उसको ना अपनी बेटी पे परछाई नहीं पड़ने देना चाहते हैं। मैं हर परिस्थिति में मुस्कुरा के इसलिए ज़िंदगी बिताती हूँ कि ताकि मेरी बेटी को ना कभी निराशा ना हो, किसी चीज़ का गम ना हो कि मेरी माँ ने मेरे अपने जीवन में क्या बिताया है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। फेक वीडियो पर प्लीज़ मत जाइए। नीलम गुप्ता की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी में आप ज़रूर बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए। और ये जो घर दिख रहा है, ये मेरी बड़ी बहन का है। हम लोग थोड़ा ना बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन मध्यम परिवार से हैं। बस इतना है कि अपना गुज़र बसर चल रहा है, मतलब रोज़ का कमाना रोज़ का खाना। तो हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी, हम लोगों की ऐसी की ज़िंदगी नहीं है। हमारी बहन भी है, मध्यमी परिवार से हैं। मेरा मायका तो आपने देख लिया, टूटा-फूटा घर आज भी है, और शायद जीवन भर। मेरे पिताजी तो हैं नहीं, तो हम पिताजी के बारे में बताएँगे, कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे क्या हुआ। हम अपने वीडियो में एक-एक बारी, एक-एक पल आपके साथ साझा करेंगे। देखिए उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए मेरी वीडियो पर, और अच्छे-अच्छे कमेंट देंगे तो मुझे पढ़कर बड़ा खुशी होगी। आपके कमेंट से पता है मेरे मन को बड़ा हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। तो बाय बाय, वीडियो बना समाप्त करने से बाय बाय। अगले वीडियो में नेक्स्ट नीलम गुप्ता की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी।